नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से पाठ का वाचन करने के उपरांत मैंने कहा था कि यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट में लिख करके मुझे बता सकते हैं। तो अब बहु की विदा एकांकी के अध्ययन के क्रम में हम एक चरण और आगे बढ़ते हैं और एकांकी के घटनाक्रम अथवा यह कह सकते हैं कि एकांकी के सारांश को किस तरह से घटनाएं घटित होती हैं उसको आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप देखेंगे कि एकांकी के प्रारंभ में ही जीवनलाल द्वारा कमला की विदाई से इनकार किया जाता है कि क्योंकि प्रमोद आया रहता है, पहला सावन है, वह अपनी बहन को विदा करा के अपने घर ले जाना चाहता है, लेकिन जीवनलाल विदा के लिए इनकार कर देता है कि मैं विदाई नहीं करूंगा। कारण यह बताता है कि उन्होंने प्रमोद के घर वालों ने बारात का स्वागत ठीक तरीके से नहीं किया, खातिरदारी नहीं की ढंग से, जिसके कारण उसके हृदय में एक घाव हो गया है, बिरादरी में एक चोट सी लग गई है। आप जानते हैं शादी विवाह में आजकल बहुत पैसे खर्च किए जाते हैं सिर्फ यह दिखाने के लिए कि कौन कितना प्रभावशाली है। तो ये कहते हैं इस दिखावे में के कारण हमारी खातिरदारी ठीक से नहीं होने के कारण मेरे दिल में घाव हो गया है और उस घाव के मरहम की कीमत है 5,000 रुपए। प्रमोद, जब तुम 5,000 रुपए ला करके मुझे मेरे हाथ पर रख दोगे तब मैं विदा कर दूंगा। और प्रमोद बहुत निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का है, 5,000 रुपए उसके लिए उतना बहुत बड़ी कीमत रखते हैं। और यह एकांकी जब लिखी गई है उस समय 5,000 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती थी। यदि आप आज के प्रसंग में सोचेंगे तो कहेंगे सिर्फ 5,000 रुपए की ही तो बात है, लेकिन नहीं, जिस समय यह एकांकी लिखी गई उस समय 5,000 रुपए की कीमत बहुत अधिक हुआ करती थी। तो आप कहते हैं कि उस 5,000 रुपए के लिए जीवनलाल कमला की विदाई से इनकार कर देता है। और संवेदनहीनता देखिए, वो कहता है कि तुम्हारे ऊपर और तुम्हारी माँ के आंचल पर तुम्हारी बहन के सपनों के खून का दाग लगा होगा। ये भी हम जब विस्तार से संवादों के संदर्भ में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, तब इस बात को विशेष रूप से समझाएंगे। तो ये देख लीजिए कि एकांकी का प्रारंभ होता है जीवनलाल द्वारा कमला की विदाई से इनकार करने के कारण। और वह विदाई इसलिए नहीं करता क्योंकि बिरादरी में उसके मान सम्मान में कुछ उसके खातिरदारी ठीक से नहीं हुई और जिसके कारण उसके मान सम्मान को ठेस पहुंची है। और उस ठेस को दूर करने के लिए एक मरहम की आवश्यकता है जिसकी कीमत है 5,000 रुपए। ठीक है, तो इस कारण वह विदाई करने से इनकार कर देता है। फिर दूसरी महत्वपूर्ण घटना होती है कि कमला एवं राजेश्वरी का प्रमोद को समझाना। जब प्रमोद आता है और अपनी बहन कमला को बताता है कि किस तरह से जीवनलाल जी ने विदा करने से इनकार कर दिया है, तो उसी समय राजेश्वरी का प्रवेश होता है। राजेश्वरी कहती है, जैसे मेरे लिए मेरा बेटा रमेश है वैसे ही मेरे लिए तुम हो। जहां एक और पति किस प्रकार से संवेदनहीन भावनाएं और बड़ा ही निष्ठुर दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर कमला की सास राजेश्वरी एक ऐसा चरित्र प्रस्तुत करती है जो बड़ा ही अनुकरणीय है। वह यह बताती है कि मैं भी तो तुम्हारी माँ हूं, तो अगर जो विदा करने में जो समस्या हो रही है मैं उसे दूर करूंगी। इसलिए वह कहती है कि तनिक भी संकोच न करो और हमें बताओ कि उन्होंने क्या मांगा है, क्या कहा है। तो वहां पर बता देता है प्रमोद और स्वीकार कर लेता है कि ठीक है, उन्होंने 5,000 रुपए की मांग थोड़ा सा नानुकुर करने के बाद
वह बताता है कि 5,000 रुपए की मांग रखी है। तो राजेश्वरी पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है और इसी दौरान तीसरी घटना होती है, जबकि रमेश जो गौरी को यानी जीवनलाल की पुत्री को विदा कराने के लिए गया है, वह अकेले लौटकर आता है। तब तब जीवनलाल और किस अकेले लौट कर आता है जीवनलाल के यह पूछने पर कि उसकी बेटी को क्यों नहीं विदा किया गया। तो तो रमेश बताता है कि उन लोगों का भी यह कहना है कि हमने दहेज ठीक से नहीं दिया। तब वह शराफत और इंसानियत की बातें करता है जीवनलाल। जब इस तरह की बातें करता है, तब राजेश्वरी जीवनलाल को समझाती है। राजेश्वरी जीवनलाल को समझाती है कि अभी थोड़ी देर पहले अभी तुम शराफत और इंसानियत के बारे में बात करने लगे, लेकिन थोड़ी देर पहले तुमने किस तरह से अपनी बहू को विदा करने से इनकार कर दिया। तो ये सब बातें समझाती है और वह बताती है कि बेटी और बहू एक जैसी होती है, क्योंकि बहू भी तो किसी की बेटी है। तो आज तुम्हारी बेटी को विदा ना करके जो चोट तुम्हारी बेटी के ससुराल वालों ने तुम्हारे ऊपर पहुंचाई है, वही चोट तुम भी कमला को विदा ना करके अपनी बहू के परिवार वालों को वही चोट दे रहे हो। तो अंत में जीवनलाल यह बात समझ जाता है और जीवनलाल विदाई के लिए तैयार हो जाता है। और इसी के साथ ही ये एकांकी समाप्त हो जाती है। विदाई की समस्या है, दहेज की समस्या है, वह सिर्फ इसी वजह से होती है कि हम बहू और बेटी दोनों को अलग अलग समझने लगते हैं। जिस दिन प्रत्येक परिवार यह समझने लगे, प्रत्येक सास ससुर यह समझने लगे कि बहू भी तो किसी की बेटी है और बहू और बेटी में कोई खास अंतर नहीं होता, ऐसा मान ले, तो ये दहेज की समस्या समाप्त हो सकती है। तो मेरा अनुमान है कि मैंने एकांकी के घटनाक्रम को आपको ठीक तरह से समझा दिया है। तो चलिए अब अगली बार फिर मिलेंगे, पात्रों के चरित्र चित्रण, शीर्षक और उद्देश्य आदि की बातों को लेकर के। तब तक के लिए मैं आलोक त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।